आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। इनसाइट के डेली करंट अफेयर के वीडियोस में आज हम लोग 24 अगस्त को डिस्कस करेंगे। जिन लोगों को भी कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन के अंदर वो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करो। मैं नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा वीडियो के एंड में, और मैं आपके कमेंट में जाके आपको बता दूंगा। मोस्ट पॉसिबली मैं लिंक पेस्ट कर दूंगा कि इस वीडियो के लास्ट में आपका कमेंट मैंने डिस्कस किया है जो डाउट था। आज की वीडियो में मैंने जो पहले क्वेश्चन आया था वो आया था कि ये ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या होता है, बेसिकली जिसको एडीआर बोलते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। इसमें आर्बिट्रेशन क्या होता है, कंसिलिएशन क्या होता है, तो इस वीडियो के एंड में मैं ये डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। रिवीजन कर लेते हैं। 22 अगस्त की 23 अगस्त को संडे था, कोई वीडियो नहीं आई। प्रीवियस वीक की जो 17 एंड 18 की वीडियो थी ना, वो अभी तक आई। वीडियो क्या मतलब, वो पीडीएफ ही नहीं आई है अभी तक। मैं भी वेट कर रहा हूँ कि जैसे ये लोग अपलोड करेंगे इनसाइट वाले तो मैं उन्हें वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो रिवीजन कर लेते हैं 22 अगस्त का। 22 अगस्त को हम लोगों ने 7 टॉपिक्स डिस्कस किए थे। सबसे पहला था अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। रिसेंटली प्रेसिडेंट ने एक इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया है जिनका नाम है राजीव कुमार। वो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। इलेक्शन कमीशन हमारे आर्टिकल 324 में मेंशन है। कंपोजिशन की हम लोगों ने बात की थी कि कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होता है और उनके साथ में इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। उसके बाद स्टेट वाइज भी हमारे पास इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। अगर हम बात करें चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, तो इनकी पावर जो होती हैं वो इक्वल ही होती हैं। जो भी मैटर्स होते हैं इनके वो डिसाइड करते हैं मेजॉरिटी के बेसिस के ऊपर। ठीक है, वोटिंग जो होती है मेजॉरिटी के बेसिस पे होती होगी। रिप्रेजेंटेशन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो पूरे इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट करता है। सैलरी की बात करें, अलाउंसेस की, बाकी बेनिफिट्स की, तो इनके इक्वल होते हैं। प्लस में इनका ये सब चीज़ें जो होती हैं ये एक सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होती हैं। टेन्योर वही 6 ईयर्स 65 ईयर्स, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। रिमूवल की बात करें तो रिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर रिमूवल प्रोसीजर जो होगा वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग सेम ग्राउंड्स पर होता है। श्रीलंका ने बात की है कि वो अपने 19th अमेंडमेंट जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था कुछ समय पहले, उसको रिपील करना चाहते हैं, उसको एबॉलिश करना चाहते हैं। और ये बात कही है श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्षा ने। क्यों? उन्होंने कहा था कि जो 19th अमेंडमेंट हुआ था ये उनकी पावर जो है ना, प्राइमरी जो पावर थी लीडर की, उसको प्रिवेंट करता है, उसको एक्सपेंड नहीं होने देता। 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनका 2015 में आया था। ओके, तो बहुत सारी पावर थी उनकी जो 1978 से फॉर्म में थी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी की, उसको डाइल्यूट कर दिया था इस अमेंडमेंट ने। अब एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी समझने की चीज़ है यहाँ पर। इंडिया के अंदर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी नहीं होती हैगी, इंडिया के अंदर एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टरशिप होती हैगी। मतलब समझो, इंडिया में जो फाइनल एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। ठीक है, जैसे यूएस के अंदर भी होती है एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी, इंडिया में नहीं होता लेकिन श्रीलंका में होता है। अब इन्होंने क्या किया था इस अमेंडमेंट के साथ, जो प्रेसिडेंट का टेन्योर था ना उसको 6 साल से रिड्यूस करके 5 ईयर्स कर दिया था। ठीक है, 5 ईयर्स फ्रॉम 6 ईयर्स। प्लस में लिमिट लगा दी थी कि आप सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। ठीक है, प्लस जो पावर थी प्रेसिडेंट की पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की वो 4.5 ईयर्स के बाद कर दी थी। एंड सिमिलरली इन्होंने काफ़ी चीज़ें इस तरह से अमेंड की थी। और अब इन्होंने कहा है कि हम लोग इस अमेंडमेंट को चेंज करना चाहते हैं, हम लोग प्रेसिडेंट की पावर को दोबारा से एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो इसी रिगार्डिंग ये लोग 19th अमेंडमेंट को रिपील करना चाहते हैं। हम लोगों ने देखा था अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। इस स्कीम के अंदर होता क्या है कि जनरली आप जब किसी इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो आप अपना परसेंटेज ऑफ योर इनकम आप एक फ़ंड में डिपॉजिट कर रहे होते हैं एज ए इंश्योरेंस। ठीक है, और जब जस्ट इन केस अगर आपकी जॉब चली जाती है, आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, तो उस इंश्योरेंस फंड में जो आपका पैसा डिपॉजिट किया गया था उसमें कुछ मनी गवर्नमेंट ऐड करती है। वो फिर आपको ऐसे टाइम पर मिल रहा होता है जब व्हेन यू बिकम अनएम्प्लॉयड। और इसको लॉन्च किया गया था एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के द्वारा 2018 के अंदर। इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। प्राइम मिनिस्टर की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम क्या है? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब कि सारा का सारा इसमें जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। सेंट्रल स्पॉन्सर होता तो कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने इसको लॉन्च किया था 2008-9 में। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है, मतलब कि जो आप लोन लोगे उसके ऊपर आपको एक सब्सिडी मिलेगी। अगर आप 25 लाख रुपए तक का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोन लेते हो और आप 10 लाख रुपए तक का सर्विस सेक्टर में लोन लेते हो तो आपको 35% तक की सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन होते हैं। स्टेट लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर भी आता है और बैंक्स भी आते हैं।
एलिजिबिलिटी की बात करें तो पहली बात तो कोई नया प्रोजेक्ट होगा उसी को सैंक्शन कर सकते हैं, कोई भी एग्जिस्टिंग यूनिट्स इसके अंदर नहीं आ सकती। एग्जिस्टिंग यूनिट का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के किसी सब्सिडी प्लान से लिंक्ड हैं, और जो नए हैं उसमें आपकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। आप किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से हो सकते हो, किसी इंस्टीट्यूशन से जो कि सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर्ड है, प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट, आप सब एलिजिबल हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होता है? इंडिया के अंदर जनरली पार्टिसिपेटरी नोट्स की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट था उसका कैपिटल जो था वो बढ़ता हुआ नज़र आया था जुलाई एंड के आसपास। बेसिकली इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आती है ना उसमें हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट आती है वो आएगी किसी एक रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ से। अब उस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के अंदर जो पैसा है वो किसी अननोन इन्वेस्टर से आ रहा होता है। तो बेसिकली इंडिया को नहीं पता चलता कि वो कौन था अननोन इन्वेस्टर, क्योंकि हम लोगों को तो FII के बारे में पता होता है। तो जो FII होता है उन अननोन इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेटरी नोट्स देता है, जो कि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है कि आपने इतना पैसा डिपॉजिट किया। और इस चीज़ को इंडिया में रेगुलेट करता है SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी प्रॉब्लम ये चल रही थी कि इन चीज़ों को गवर्नमेंट का कंसर्न ये था कि एनोनिमस तरह का जो ये इन्वेस्टमेंट आता है ना, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और किससे हुए भी हैं ऐसे। मनी लॉन्ड्रिंग शब्द को समझने की कोशिश करो। लॉन्ड्री वर्ड का मतलब क्या होता है? आप एक वॉशिंग मशीन में डर्टी क्लोथ्स डालते हो और क्लीन क्लोथ्स निकाल लेते हो ना, एग्जैक्टली मनी लॉन्ड्री में यही होता है। आप डर्टी मनी को किसी तरीके से एक लीगल प्रोसेस के अंदर डाल देते हो और फिर उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करके, क्लीन मनी में कन्वर्ट करके उसका इलीगल यूज़ कर रहे होते हो। तुम्बी महोत्सव 2020 ये पहला अपना स्टेट का ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है। वर्ल्ड वाइड फंड जो और नेचर इंडिया, वर्ल्ड WWF इंडिया जो है, उन्होंने सोसाइटी फॉर ऑर्डोनेट स्टडीज़ जो कि और तुम्बीपुरम का जो फेस्टिवल है उसके लिए हाथ मिलाकर इस पर काम किया था। पंटलू इनका मैस्कॉट है। पंटलू मैस्कॉट आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन के आ सकता है। और इसको ऑर्गेनाइज़ करने वाली सोसाइटीज़ जो हैं इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारी हैं। WWF इंडिया है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, नेशनल ड्रैगन फ्लाई सोसाइटी, उसके बाद UNEP, UNDP, IUCN एंड मैनी मोर। WWF फंड फॉर नेचर के बारे में देखें तो 1961 में स्टार्टिंग हुई थी। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ग्लैड स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर हैं। इसकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, अर्थ आर, डेट फॉर द नेचर स्वैप्स, मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल, हेल्दी ग्रोन पोटैटो, ये सारी इसकी रिपोर्ट्स होती हैं। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के अंदर रिसेंटली एक एक्टिविस्ट ने हाई कोर्ट में जाके बोला था कि इन लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसीजर्स हैं उसमें कुछ गड़बड़ चल रही है पिछले 10 साल से, तो इसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डाली जाए। सिमिलर सी चीज़ पहले NGT के पास भी जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा चुकी है कि इन लोगों का जो प्रोसेस है कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये लोग जो स्टेट की पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स में जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं इनकी रिगार्डिंग इस पर क्लैरिटी मांगी गई थी। तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते क्या हैं? ये आते हैं इन द परसुएंस ऑफ वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द पॉल्यूशन एक्ट 1974। कंपटीशन की बात करें तो जनरली इनका जो नॉमिनेशन होता है रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं, ठीक है। बोर्ड का काम होता है कुछ फॉलोइंग रूल्स, ये जो 8 रूल्स है ना इन सबको एनफोर्स करना। और ये सारे के सारे 8 रूल जो हैं ये हमारे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर आते हैं। कौन से हैं? हज़ार्डियस और अदर वेस्ट का मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, नॉइज़ पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन, पब्लिक लायबिलिटी, फ्लाई एश नोटिफिकेशन। तो इन सब के रिगार्डिंग जो ऑफिशियल जो ब्यूरोक्रेट्स अपॉइंट की जाते हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनका एक्सपीरियंस क्या है, इन सब के रिगार्डिंग उड़ीसा कोर्ट ने नोटिस भेजा स्टेट गवर्नमेंट को। तो डेफिनेटली इसके ऊपर कोई अपडेट आएगा तब देखेंगे उसको। अब हम बात करते हैं अपने 24 अगस्त के टॉपिक्स के बारे में। पहला टॉपिक है हमारा मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन। सेकेंड इज़ व्हाट इज़ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। थर्ड इज़ टीस्टा रिवर डिस्प्यूट। Fourth is insolvency process will be initiated against Anil Ambani. Fifth is National Food Security Act 2013. And sixth is BIS's draft standard for the drinking water supply. अंडर GS पेपर 2 जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन आता है, ये टॉपिक हमारा कवर होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस फॉर द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। कंटेक्स्ट में क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि सेंटर डिसाइड करेगा। जो रिकमेंडेशंस आई है, एक कमेटी सेटअप की गई थी। इस कमेटी को हेड किया था जया जेटली ने और इस कमेटी को सेटअप किया था जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने अनाउंस किया है कि हम लोग सेंटर डिसाइड करेगा जो भी रिकमेंडेशंस इस कमेटी ने दिए कि क्या जो
मिनिमम एज है मैरिज फॉर वुमेन की, इसको कैसे बढ़ाना चाहिए, कम तो नहीं करेंगे, इसको 18 से 21 करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये जो मिनिमम एज का इशू है ना, स्पेशली विमेन के लिए, मेन का तो इशू नहीं है, विमेन का अभी 18 है इंडिया के अंदर कि आप 18 साल से कम की उम्र में आप शादी नहीं कर सकते हो। और मेल के लिए यानी कि ग्रूम के लिए ये 21 ईयर्स है, यानी कि लड़के को 21 साल का होना बहुत ज़रूरी है, लड़की को 18 साल का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फीमेल के केस में ये एक कंटेंशियस इशू रहा है। कंटेंशियस का मतलब होता है डिस्प्यूटेबल, बार बार इसके ऊपर एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट चलते रहते हैं। ओके, और ये एग्जामिन क्या करेंगे, मैटर्स कुछ ऐसे मैटर्स हैं जैसे कि मदरहुड की एज है, ठीक है ना, ये जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है इसको मेजर करना, ठीक है, प्लस में विमेन के अंदर जो न्यूट्रिशन लेवल्स होते हैं उनके अंदर इंप्रूवमेंट कैसे हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को रिकमेंडेशन दिया है, ठीक है। प्लस में ये एग्जामिन करेंगे कि जो एज है मैरिज की और वो मदरहुड के साथ कैसे रिलेट करती है, क्या कोरिलेशन है उसका, हेल्थ के साथ क्या कोरिलेशन है, मेडिकल वेलबींग है या नहीं है, न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है मदर के लिए और नियोनेट के लिए। नियोनेट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न चाइल्ड, इन्फेंट के लिए और इन्फेंट और चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर या फिर जन्म के दौरान और जन्म के बाद में भी। अब लॉ बोलता क्या है, करंटली जो लॉ है उसने प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि जो एज है मिनिमम एज मैरिज की वो मेल के लिए, मेन के लिए 21 है और विमेन के लिए वो 18 है रिस्पेक्टिवली। मिनिमम एज मैरिज की जो है ये डिस्टिंक्ट करती है फ्रॉम द एज ऑफ मेजॉरिटी, जो कि जेंडर न्यूट्रल है। अब ये मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अकॉर्डिंग जब आप 18 के हो जाते हो तो आपकी एज जो होती है वो मेजॉरिटी एज में काउंट होती है। अगर हम हिंदूज़ की बात करते हैं तो सेक्शन 5 जो है इसका क्लॉज 3 का हिंदू मैरिज एक्ट का, वो ये कहता है कि जो मिनिमम एज है ब्राइड की वो 18 होनी चाहिए और जो मैक्सिमम है ग्रूम की वो 21 होना चाहिए। इस्लाम के अंदर ये थोड़ी सी चीज़ थोड़ी डिफरेंस होती है, ठीक है। इस्लाम के अंदर जो मैरिज है माइनर की, वो जब वो प्यूबर्टी अटेन कर लेते हैं तो उसको वैलिड कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उनके जो मैरिज होती है वो पर्सनल लॉ के अंडर काउंट होती है। और जो हिंदू लोग होते हैं उनकी जो काउंट होती है वो काउंट होती है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। इसलिए इंडिया के अंदर बहुत टाइम से बात की जा रही है कि हम लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की ज़रूरत है, जहाँ पर ये दो अलग अलग रिलीजन्स के जो ये लॉज हैं मैरिज के रिगार्डिंग, इन सबको मर्ज करके एक सिंगल बना दिया जाए। फिर हमारे पास है द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का और प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का। इन्होंने भी प्रेस्क्राइब किया है कि जो मिनिमम एज है फीमेल के लिए 18 और मेल के लिए 21, ये उनके कंसेंट के बाद उनकी जो मैरिज होती है विमेन और मैन की वो फिक्स होनी चाहिए। अब इस कानून को दोबारा से देखने की ज़रूरत क्यों है, वाई इट हैज़ टू बी री लुक्ड एट। देखो, जेंडर न्यूट्रलिटी को लाने के लिए, ठीक है ना, जो रिस्क होता है अर्ली प्रेगनेंसी का ये यंग वुमेन के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं कि जो मिनिमम एज है मैरिज का वुमेन की उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। अर्ली प्रेगनेंसी जो है ये एसोसिएट होती है एक इंक्रीज चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के साथ, प्लस में ये मदर की हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। बहुत सारे लॉज होने के बाद भी जो मिनिमम एज है ये हम लोग मैंडेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मैंडेट करने को बोला ज़रूर हुआ है लेकिन एक्चुअलिटी में ये इतना हो नहीं पाता है, ठीक है, जिसके कारण जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है एक माइनर के साथ वो बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनलाइज हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सोरअप हो जाता है, ठीक है। और इंडिया के अंदर जो चाइल्ड मैरिजेस हैं ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। अगर आप बात करते हो राजस्थान के बारे में हम बात करें तो राजस्थान के आप कुछ बैकवर्ड एरियाज़ में जाओगे, कुछ एरियाज़ हैं अभी भी जो बहुत बैकवर्ड है रूरल रीजन्स के अंदर, वहाँ भी आज के टाइम में चाइल्ड मैरिज बहुत हाईली प्रेवलेंट है और बहुत हद तक भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है लेकिन उस चीज़ को ख़त्म करना टिपिकल होता जा रहा है। ऑल्सो एक स्टडी के मुताबिक वो बच्चे जो एडोलसेंट मदर्स को बोर्न होते हैं बेसिकली 10 से 19 ईयर्स की एज में, इनमें 5 परसेंटेज पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं कि वो स्टंटेड होंगे, ठीक है, बाकी उन लोगों के कंपैरिजन में जो बोर्न होते हैं अडल्ट्स को 20 से 24 एज के। यानी कि अगर मदर की जो एज है वो 10 से 19 की रेंज में होती है एंड द लेडी गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, ज़्यादा चांसेस है कि वो स्टंटेड होगा। स्टंटेड का मतलब होगा कि अपनी एज के अकॉर्डिंगली उनका जो बॉडी का साइज़ होगा वो छोटा रहेगा। जय जेटली कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी किस पर्पज़ के लिए, डन। लीगल प्रोविजंस क्या है, डन। की प्रोविजंस क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट के और ओवरव्यू क्या है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट का, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इनसाइट के प्रीलिम्स वाले इसमें 2 ही हैं, मैं छोड़ रहा हूँ इनको, एक्चुअली थोड़ा टाइम की कमी है तो मैं इसलिए देख रहा हूँ कि जितना ज़्यादा कवर कर सकता हूँ ज़्यादा कवर करूँ। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ये टॉपिक कवर होता है हमारा इश्यूज़ रिलेटेड टू हेल्थ के अंदर,
कंटेक्स्ट क्या है, रिसेंटली जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच हुई थी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। डिजिटल वर्ड पे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर हम एक नेशनल हेल्थ का आईडी बनाएंगे हर एक इंडियन के लिए। ये चीज़ पहले लॉन्च की जा चुकी है यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर, चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव। आप लोगों को पता होना चाहिए दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ हुआ करती थी। ये अलग थी और ये अलग थी। अब इन दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया है पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के अंदर। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में क्या होगा, हम लोग एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाएंगे जहाँ पर हर एक सिटीज़न के पास एक यूनिक हेल्थ की आईडी होगी, ठीक है। उनके सारे के सारे हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटाइज कर दिया जाएगा, जहाँ से और प्लस में के जो डॉक्टर किसके साथ मिले थे, हेल्थ फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ गए थे, वो सब कुछ। मिशन के तहत हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज कंट्री के अंदर उसमें एक एफिशिएंसी आएगी, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू नो कि ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर आता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पूरा डिटेल में आना चाहिए आपको। हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत ही बड़ी योजना है ये, पूरी आपको एक एक वर्ड टू वर्ड याद होनी चाहिए। की फीचर्स क्या होंगे, इसमें 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे। हेल्थ की आईडी, डिजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, ई फार्मेसी और टेलीमेडिसिन। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को ये मैंडेट दिया गया है कि इस पूरे के पूरे मिशन के रिगार्डिंग जो भी कुछ रोल आउट करना है, जो भी कुछ डिज़ाइन करना है वो करेंगे। जो कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स है यानी कि हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटी की रजिस्ट्री, ये ऑन, ऑपरेट और मेंटेन की जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्राइवेट स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो भी इसमें इंटीग्रेट करें और अपने खुद के प्रोडक्ट्स मार्केट के लिए क्रिएट करें। हालांकि जो कोर एक्टिविटीज़ और वेरिफिकेशन का जो काम रहेगा वो इंडियन गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। इस मिशन के अंडर हर एक इंडियन के पास एक हेल्थ आईडी कार्ड बनेगा जहां पर उस इंसान की सारी मेडिकल डिटेल्स जो है वो सेव की जाएंगी, इंक्लूडिंग उसमें क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन दी गई हैं, क्या ट्रीटमेंट हुआ है, क्या डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स हैं और डिस्चार्ज की रिगार्डिंग समरीज। सिटीजन्स विल बी एबल टू गिव देयर डॉक्टर्स, यानी कि सिटीजन्स जो हैं एक वन टाइम एक्सेस टू देयर डेटा, यानी कि उस हेल्थ कार्ड के मुताबिक अपने डॉक्टर को एक ही बारे में सारे डेटा का एक्सेस दे देंगे कि मेरा पहले पहले ये डिजीज़ मुझे रही है, इस तरह की मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, ऐसा मेरा डायग्नोसिस हुआ था, ताकि सामने जो डॉक्टर आपको कंसल्ट कर रहा है उसके लिए ईजी हो जाए आपको डायग्नोस करना। ज़रूरत क्यों पड़ रही है, देखो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है राइट डॉक्टर फाइंड करने में, अपॉइंटमेंट लेने में, कंसल्टेशन फ़ीस के रिगार्डिंग, ठीक है। बहुत सारे राउंड्स लगाने पड़ते हैं हॉस्पिटल्स के, एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो लोगों को एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है। तो इंडिया में एक बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने इसको सेटअप किया है। 2018 में नीति आयोग ने प्रपोज किया था कि एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म बनाना चाहिए जहां पर हम लोग हर एक यूज़र को एक यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे अपने नेशनल हेल्थ स्टैक के अंदर। ग्लोबली अगर हम बात करें तो 2005 में यूके का नेशनल हेल्थ सर्विस आया था जो कि अब तक का मोस्ट एक्सपेंसिव आईटी हेल्थ केयर फेलियर रहा है। तो एक्चुअली फेल इसलिए हो गया था, इनका टारगेट था 2010 तक इसको सेटअप कर पाना और इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम वगैरह का इस पार्ट के प्रोसेस थे, लेकिन कोई नेशनल हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हुआ नहीं उनका, ठीक है। तो प्रोग्राम को अल्टीमेटली इन्होंने डिसमेंटल कर दिया और कहते हैं कि इसकी जो यूके के जो टैक्स पेयर थे उनको मोर देन 12 बिलियन यूरो का नुकसान हुआ था ओवरऑल। नाउ नेक्स्ट वी हैव टीस्टा रिवर डिस्प्यूट, इंडिया और उसके नेबरहुड के रिलेशंस के रिगार्डिंग। एक बार पहले मैप पे थोड़ा सा देख लो ताकि ऊपर पढ़ोगे जब डिटेल में तो अच्छे से आइडिया लग जाएगा। ये टीस्टा का मार्क है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर का मार्क है। तो ये जो रिवर आपको दिख रही है ये टीस्टा रिवर दिख रही है आपको, और ये आपको जो दिख रही है ब्रह्मपुत्र, ये आपको मेघालय दिख गया है। जो वाटर है फ्लो करता है बांग्लादेश का टीस्टा रिवर में यहाँ से, और वाटर यानी कि जो रिवर करती है इंडिया से ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया लग गया। अब हम जो टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इंडिया और बांग्लादेश काफ़ी लंबे समय से टीस्टा रिवर का जो वाटर शेयरिंग है उसके डिस्प्यूट के ऊपर बहुत समय से चल रहे हैं। तो जो एग्जिस्टिंग टेंशन्स हैं उनके मुताबिक बांग्लादेश फ़िलहाल डिस्कस कर रहा है कि ऑलमोस्ट एक $1 बिलियन का लोन लेगा चाइना से एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट के लिए और टीस्टा रिवर के ऊपर एक रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए। इंडिया इसके रिगार्डिंग कंसर्न और वरीड क्यों है? बांग्लादेश का जो डिस्कशन है चाइना के साथ वो उस समय पर हो रहे हैं जब पर्टिकुलरली इंडिया का जो चाइना के साथ एक
स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख के अंदर। मैं आपको अपडेटेडली बता देता हूँ, इंडिया और चाइना का जो स्टैंड ऑफ है लद्दाख के अंदर, ये अभी बिल्कुल भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। अभी तक डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टॉक्स चल रही हैं और बिल्कुल रिसेंट में हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं बिपिन रावत, उन्होंने कहा था कि अभी तक जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं पहुंचता है, हमारी जो डिफेंस है, हमारी जो मिलिट्री है, वो बिल्कुल एकदम रेडी है उस ट्रांसग्रेशन को रोकने के लिए। एक वॉर के लिए हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि अभी तक कोई सेटलमेंट उस पर नहीं हो पाया है। तो बांग्लादेश और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो डेवलप कैसे हो रहे हैं? देखो, चाइना जो है वो बांग्लादेश का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है और एक फॉरमोस्ट सोर्स है उनके इंपोर्ट्स का। रिसेंटली चाइना ने एक ज़ीरो ड्यूटी लगा दिया था बांग्लादेश से जो 97% इम्पोर्ट होता था उसके ऊपर, ठीक है। और ये कंसेशन उन्होंने दिया था जो चाइना का ड्यूटी फ्री और कोटा फ्री प्रोग्राम है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, उसके अंदर। प्लस में चाइना जो है वो बांग्लादेश का बिगेस्ट आर्म सप्लायर भी है। तीस्ता रिवर के बारे में देखते हैं। ये एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, जिसको बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, ऑलराइट। और एक पद्मा है, ये जो लोअर जो रीजन है हमारी गंगा का, बांग्लादेश के अंदर गंगा को पद्मा बोला जाता है। तीस्ता रिवर का ओरिजिनेशन होता है हिमालयाज़ के अंदर, सिक्किम में एक जगह है चुनथांग, वहाँ पर, और फिर ये साउथ की तरफ फ्लो करती है वेस्ट बंगाल, फिर वहाँ से एंटर करती है बांग्लादेश के अंदर। एक तीस्ता बैरेज डैम है जहाँ से हम लोगों को इरिगेशन के रिगार्डिंग वाटर मिलता है, जो हमारे प्लेन्स हैं अपर पद्मा और जमुना के रीजन में। बैरेज में बेसिकली क्या होता है ना कि आप एक रिवर के फ्लो को रोक देते हो, ठीक है ना। तो बैरेज डैम बेसिकली वही होता है, आप पूरे रिवर के फ्लो को रोक लेते हो, फिर वहाँ से वो एक चैनलाइज्ड वे में आप उसको मूव करने देते हो आगे की तरफ। तो ये जो वाटर को शेयरिंग का जो डिस्प्यूट चल रहा है, बेसिकली यही जो डिस्प्यूट है ना, वो यहीं पर है, इन सब के ऊपर है कि किस तरीके से इरिगेशन के लिए इंडिया कितना शेयर करेगा, बांग्लादेश कितना शेयर करेगा। तो क्या एफर्ट्स रहे हैं अभी तक इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये जो एफर्ट्स हैं ये चल तो रहे हैं 1983 से ही, ठीक है। 2011 के अंदर एक इंटरिम डील की गई थी, तो सपोज़ किया गया था कि ये 15 साल तक लास्ट करेगी। तो इंडिया को वहाँ से मिला था कि 42.5% जो है तीस्ता का वाटर, और बांग्लादेश को दिया जाएगा 37.5%। बंगाल ने, इंडिया की तरफ से बंगाल, ध्यान देना, उन्होंने अपोज किया इस डील को और तब से ये अनसाइंड ही है, ठीक है। बांग्लादेश ने देखा कि उनको एक फेयर और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए तीस्ता वाटर का इंडिया से, ऑन द लाइंस ऑफ जो गंगा वाटर ट्रीटी थी 1996 उसके अकॉर्डिंग। ये जो ट्रीटी है एक एग्रीमेंट है कि किस तरीके से हम लोग सरफेस वाटर को शेयर करेंगे फरक्का बैराज के अंदर, जो कि दोनों के म्यूचुअल बॉर्डर के पास है। 2015 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ढाका गए थे, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, और कुछ एक्सपेक्टेशंस थी कि इस इशू को सॉल्व किया जाएगा, लेकिन अभी तक ये अनरिजॉल्व चल रहा है। इंडिया के अंदर जो इंडिविजुअल स्टेट्स हैं उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है इस ट्रांस बाउंड्री एग्रीमेंट के ऊपर और जो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है उसके अंदर। और वेस्ट बंगाल इसका वन ऑफ द मेजर की स्टेक होल्डर्स है इस पूरे के पूरे तीस्ता एग्रीमेंट का, इसलिए उन्होंने अभी तक इस डील को एंडोर्स नहीं किया है, अपनी तरफ से सहमति नहीं दी है। तीस्ता रिवर की इम्पोर्टेंस क्या है? बांग्लादेश की अगर बात करें तो इसका जो फ्लड प्लेन है वो वहाँ के टोटल क्रॉप्ड एरिया का 14% कवर करता है, और वहाँ पर 73% पॉपुलेशन को डायरेक्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तीस्ता रिवर के वजह से। वेस्ट बंगाल की बात करें तो नॉर्थ बंगाल रीजन जो इंडिया का है उसकी तो लाइफलाइन है ये तीस्ता रिवर, और ऑलमोस्ट हाफ ए डजन यानी कि 6 के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वेस्ट बंगाल के वो डिपेंडेंट हैं इस तीस्ता रिवर के वाटर के ऊपर। Insolvency process will be initiated against Anil Ambani. Government policies and interventions for the development in various sectors and the issues arising out of their design and implementation. Context क्या है? पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ये प्रोसेस होता क्या है इंसॉल्वेंसी का। NCLT की अगर हम बात करें तो उन्होंने अलाउ किया था कि आप एक IRP सेटअप कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो, यानी कि एक इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा, ठीक है। तो SBI क्या करेगा कि इंटरिम, SBI के साथ ये अनिल अंबानी ने लोन लिया था। मुझे लगता है कि पहले ऊपर का किस्सा समझाना पड़ेगा तब आपको इसे समझ में आएगा। चलो कोई बात नहीं, ऊपर से दोबारा पढ़ लेते हैं। NCLT है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इन्होंने अलाउ कर दिया है कि आप लोग अनिल अंबानी के अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का जो कोड है ये पूरा का पूरा विजन की मंथली कंपाइलेशन में 2 बार पढ़ा है, 2 बार आ चुका है ये, ठीक है। तो अनिल अंबानी ने 2 कंपनीज़ के रिगार्डिंग जो बात की थी जिनका जो ड्यूज़ है 1200 करोड़ का है जो उन्होंने SBI से लिया था वो पे करने में फेल हो गए हैं।
इंसॉल्वेंसी प्रोसेस उनके अगेंस्ट इनिशिएट किया जाएगा क्योंकि अनिल अंबानी ने अपनी पर्सनल गारंटी दी थी, जो भी उन्होंने लोन लिया था, जो भी पर्सनल एसेट्स के बारे में मेंशन किया था कि अगर मैं आपको लोन नहीं पे कर पाऊँगा तो आप ये एज अ गारंटी रख सकते हो। पर्सनल इंसॉल्वेंसी क्या बात है, ये केस इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, इतना एकदम से लाइमलाइट में क्यों आया है? क्योंकि पहली बार कोई ऐसा इंसॉल्वेंसी का केस आ रहा है जहाँ पर एक इतना बड़ा मेजर बिजनेस का जो ग्रुप हेड है उनको इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है। और जो इंसॉल्वेंसी के जो पर्सनल इंसॉल्वेंसी के जो रूल्स थे जो इनिशिएशन के, वो लास्ट ईयर दिसंबर में ही नोटिफाई कर दिए गए थे, ठीक है। तो एनसीएलटी ने अलाउ किया है कि एसबीआई जो है वो एक इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इस मैटर के लिए उनको अप्रोच करेगा, ठीक है ना, और उनके सामने लिस्ट रखेगा जो भी एसेट्स की प्रोवाइड की थी अंबानी ने, जो कि उन्होंने एक पर्सनल गारंटी ली थी, ठीक है। तो इन द केस जो बैंक्स जो लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, पर्सनल गारंटी के अगेंस्ट, वो फर्निश करेंगे सारी की सारी जो लिस्ट है एसेट्स की, जिनकी वैल्यू उतने ही अमाउंट के इक्विवेलेंट होती है जितना अमाउंट लोन के लिए लिया गया था। अगर फेल हो जाते हैं वो एसेट्स, मतलब अगर लोन पे करने में फेल हो जाते हैं तो सारे के सारे जो एसेट्स होते हैं उनको गारंटी के तरह पर इन्वोक कर दिया जाता है, यानी कि उनको उनसे फिर वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है। अनिल अंबानी का क्या होगा इस इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के बाद? कोई भी दूसरे कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस की तरह अगर एक ये जो बिजनेस पर्सन है वो फ्रीली अपना एक नया बिजनेस क्लीन लेवल से स्टार्ट कर सकता है जब उनका एक पर्सनल इंसॉल्वेंसी केस जो है उनके अगेंस्ट वो सॉल्व हो जाता है। जो लेंडर्स होते हैं वो एलिजिबल होते हैं कि वो अपने जो ड्यूज़ हैं, लेंडर मतलब जिन्होंने लोन दिया था, तो उनका जो भी ड्यूज़ था, जो भी पैसा था, वो सारा का सारा रिकवर कर सकते हैं, जो भी कोलेट्रल, जो भी गिरवी रखा था लोन लेने वाले ने उनके अगेंस्ट। हाउएवर जो भी एसेट्स मेंशन किए गए थे इस लिस्ट में, प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ सैंक्शनिंग ऑफ द डैम इवन इफ ट्रांसफर्ड, यानी कि अगर अनिल अंबानी ने जो भी अपने एसेट्स बताए थे कि भाई मेरे पास इतनी ज़मीन है, इतनी बिल्डिंग है, इतना बिजनेस है, इतनी गाड़ियाँ हैं, इतना ये है, सारी जो भी उन्होंने 1200 करोड़ के इक्वल रखवाई थी, अगर ऐसा कुछ होता है कि इनमें से कोई चीज़ अनिल अंबानी ने किसी को बेच दी हो, कोई ज़मीन का कोई हिस्सा दे दिया हो, ठीक है, वो सारा भी इस प्रोसेस के अंदर फिर बैंक वापस ले लेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, कल को आप किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं तो ये ध्यान रखना कि इंसान ने उस पर्टिकुलर चीज़ को किसी कोलेट्रल के तहत सबमिट तो नहीं कर रखा है, ठीक है। उसके बाद अंबानी फ्री हो जाएंगे कि कोई वो बिज़नेस रन कर सकते हैं और जो कि इंसॉल्वेंसी के अंडर ना हो। अगर वो कोई बिज़नेस इनका इंसॉल्वेंसी के अंडर होता है तो आप उसको रन नहीं कर सकते हो। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का क्या है? इसका एक बार हल्का सा डिस्कशन करना पड़ेगा। इस एक्ट को 2013 में जब हम लेके आए थे तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कि सभी लोगों को एडिक्वेट क्वांटिटी के अंदर क्वालिटी फूड प्रोवाइड करेंगे अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर, ताकि सभी अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ जी सकें। अगर हम बात करते हैं इसके की फीचर्स की, तो इसकी जो कवरेज है वो होती है टीपीडीएस के अंदर, यानी कि कुछ टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं। टारगेटेड का मतलब होता है जहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो 50% जो अर्बन पॉपुलेशन का वो टीपीडीएस कवर करते हैं और रूरल पॉपुलेशन के अंदर 75% कवर किया जाता है। यूनिफॉर्म एंटाइटलमेंट होती है कि पर पर्सन को 5 केजी जो भी फूड वगैरह प्रोवाइड करना होता है, ग्रेन्स वगैरह, और जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होते हैं उनको 35 केजी पर हाउस होल्ड पर मंथ मिलता है अंत्योदय अन्न योजना के अकॉर्डिंग। सब्सिडाइज्ड प्राइस यानी कि टीपीडीएस के अंदर यानी कि कितना कीमत के ऊपर दिया जाता है, और उसका रिवीजन है 3 साल के लिए जब से एक्ट का कमेंसमेंट हुआ है, यानी कि 3 रुपये के जी, 2 रुपये के जी, 1 रुपये, यानी कि चावल, गेहूँ और बाकी के जो ग्रेन्स हैं। किस हाउस होल्ड को मिलेगा, इनको आइडेंटिफाई करने का काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का, यूनियन टेरिटरीज़ का, जो भी उस पर्टिकुलर स्टेट की होती हैं। न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है विमेन और चिल्ड्रन को। जो विमेन होती है जिनका एज ग्रुप होता है, चिल्ड्रन जो होते हैं जिनका एज ग्रुप होता है 6 मंथ से 14 ईयर्स तक, और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं प्लस में जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, इनको एंटाइटल होते हैं कुछ मील्स जो प्रेस्क्राइब की जाते हैं न्यूट्रिशनल नॉर्म्स के मुताबिक, और ये आते हैं हमारे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर और मिड डे मील स्कीम्स के अंदर। जो माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन होते हैं अप टू द एज ऑफ 6, उनको प्रेस्क्राइब किए जाते हैं कुछ हायर न्यूट्रिशनल नॉर्म्स, ताकि उनका बॉडी का जो न्यूट्रिशनल लेवल है उसको इम्प्रूव किया जा सके। प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर को एक मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है 6000 रुपीज़ का। विमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग राशन कार्ड्स, जो एल्डेस्ट वुमेन होती है एक घर के अंदर जिसकी एज 18 से ऊपर होती है, वो उस हाउस होल्ड की हेड कंसिडर की जाती हैं। एक शिकायत निवारण केंद्र, ग्रीवेंस मतलब शिकायत, रिड्रेसल मतलब निवारण, एक मैकेनिज्म बनाया जाता है स्टेट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, अगर किसी को कोई इस पूरे प्रोसेस में शिकायत हो रही होती है।
जो भी फूड वगैरह होगा उसको कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग वगैरह जो होती है ये सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखने के लिए सोशल ऑडिट्स किए जाते हैं, ठीक है, और जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनका डिस्क्लोजर होता है। विजिलेंस कमिटीज़, जांच पड़ताल के लिए कमिटीज़ सेटअप की जाती हैं। अगर किसी को आप फूड ग्रेन सप्लाई नहीं कर पा रहे होते हो तो एक प्रोविज़न है कि उनको उसी के रिगार्डिंग एक सिक्योरिटी अलाउंस दे दिया जाता है उन बेनिफिशरीज़ को। इसमें साथ में ही पेनल्टी का भी प्रोविज़न है, यानी कि अगर कोई सर्विस पब्लिक का जो सर्वेंट है और अथॉरिटी होती हैं वो किसी भी तरह के रिलीफ मेजर्स के अंदर अगर फेल कर जाते हैं, कंप्लाई नहीं कर पाते, तो जो डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि उनको अगेंस्ट कुछ पेनल्टी इम्पोज की जाए। ओके, नेक्स्ट वी हैव BIS ड्राफ्ट स्टैंडर्ड फॉर द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। जो ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड हैं इन्होंने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है, ड्राफ्ट स्टैंडर्ड कि जो इंडिया में जो पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर है ना उसके सप्लाई सिस्टम के लिए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को समझो, ये टॉपिक आता है हमारा कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज़ के अंदर। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सर्विस की। ओके, ये प्रिपेयर किया है BIS की पब्लिक ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सर्विसेज सिलेक्शन कमेटी ने। ड्राफ्ट के हाईलाइट देख लेते हैं। तो पूरे ड्राफ्ट के अंदर आउटलाइन किया गया है कि वाटर सप्लाई का प्रोसेस क्या होगा, जहाँ से रॉ वाटर का कलेक्शन होता है, वहाँ से घर के अंदर जो हाउस होल्ड टैप्स होते हैं यहाँ तक जाने के पूरे प्रोसेस को आउटलाइन किया गया है। इट आउटलाइंस जो भी रिक्वायरमेंट है एक वाटर सप्लायर की और एक वाटर यूटिलिटी की, कि कैसे वो इस्टेब्लिश करेंगे, ऑपरेट करेंगे, मेंटेन करेंगे जो भी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की सर्विसेज है पाइप के द्वारा। इस सब के रिगार्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको आउटलाइन किया है। प्लस में इन्होंने स्टेट किया है कि वाटर ट्रीटमेंट का प्रोसेस कैसा होना चाहिए। इट शुड बी प्लान्ड इन सच ए मैनर कि ट्रीटमेंट के बाद जो ड्रिंकिंग वाटर है इट शुड कन्फर्म जो इंडियन स्टैंडर्ड्स है ना 10500 जिसको डेवलप किया था BIS ने, कि जो भी आपका वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसके बाद जो पानी आगे पास ऑन किया जाएगा वो इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के साथ कंफर्म करना चाहिए। इसमें कुछ गाइडलाइंस है टॉप मैनेजमेंट के लिए वाटर यूटिलिटी के, कि किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी होगी और कस्टमर फोकस पे कैसे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। इसी के लिए उन्होंने कुछ क्वालिटी पॉलिसी सेटअप की है उनकी सर्विस के लिए, कि वाटर की क्वालिटी को मॉनिटर कैसे करना है जो भी लोगों को रिलीज़ किया जाएगा, और इसका एक वाटर ऑडिट भी किया जाएगा। एक कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया का, ठीक है, तो इसको अडॉप्ट किया जाएगा जहाँ जहाँ पर भी पॉसिबल होगा। DMA डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया का कॉन्सेप्ट क्या है कि जहाँ पर भी लीकेजेस वगैरह होंगी ना उन सबको कंट्रोल करना पूरे के पूरे वाटर नेटवर्क के अंदर, जो कि बहुत एसेंशियल है कि डिवाइड किया जाए सेक्टर्स के अंदर, ठीक है, इस चीज़ को जिसको बोलेंगे DMAs। जहाँ पर भी फ्लो मीटर्स होंगे वो इंस्टॉल किए जाएंगे जो डिटेक्ट करेंगे लीक को। अब मीटर्स के अंदर रीडिंग को चेक किया जाएगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से इतना मीटर रीडिंग दिखा रहा है, लेकिन दूसरे पॉइंट के ऊपर अगर मीटर रीडिंग कम दिखा रहा होगा, एक सेक्टर से मान लो एक ही सेक्टर यहाँ पर रख दिया, एक DMA यहाँ रख दिया, इसके बीच में जस्ट इन केस मान लो आपका 3 किलोमीटर का कोई वो है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो यहाँ का जो मीटर रीडिंग दिखाएगा उस रीडिंग को फिर मैच किया जाएगा इस मीटर की रीडिंग के साथ। अगर यहाँ पे सेकेंडरी मीटर में रीडिंग कम होगी तो पता चल जाएगा कि इसके बीच में कहीं पर कोई लीकेज हो रही है। प्लस में इन्होंने मेंशन किया है कि जो वाटर है उसकी सैम्पलिंग होनी चाहिए ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर हर 4 घंटे में, जो भी क्वालिटी पैरामीटर सेट किए उनके साथ उनकी सैम्पलिंग होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो सैंपल हैगा उसकी सैम्पलिंग की जाएगी हर 8 घंटे के अंदर वाटर रिजर्वोयर्स के अंदर। रैंडम सैम्पलिंग की जा सकती है हाउस होल्ड लेवल के ऊपर, बेसिकली वाटर एडिटिंग को ध्यान में रखते हुए क्वालिटी को मेंटेन में ध्यान रखना। इस ड्राफ्ट की सिग्निफिकेंस क्या है और उसकी नीड क्या है। जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग अब एक फोकस क्रिएट करें अपना कि किस तरीके से जो पाइप्ड वाटर सप्लाई आती है वो ज़्यादा यूनिफॉर्मली रहे, स्पेशली रूरल एरियाज़ के अंदर, अंडर डेवलप्ड एरियाज़ के अंदर, जहाँ पर जो सिस्टम है ये रन किया जाता है वेरियस गवर्नमेंट ऑर्डर्स और सर्कुलर्स के बेसिस के ऊपर। अभी वो डाउट क्लियर करते हैं जरा। जो डाउटफुल क्वेश्चन था उसमें हम लोगों को डिस्कस करना था ऑनलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज़्म। ये ऑनलाइन तो अभी जुड़ गया है क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज़्म है, यानी कि ऑल्टरनेट वेज से आप किस तरीके से किसी भी डिस्प्यूट को रिड्रेस करोगे, उस प्रॉब्लम का निवारण करोगे। ठीक है, हमारे पास एक एक्ट है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 का।
ये क्यों है? देखो इंडिया के अंदर क्या है ना, हमारे जो नंबर ऑफ़ केसेस है ना, पेंडिंग केसेस, वो बहुत ज़्यादा हैं। मोर देन 30 मिलियन ओवरऑल केसेस हैं। और अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, करंटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में 60,444 पेंडिंग केसेस हैं। ठीक है, ये डेटा आपको कहाँ से मिलेगा? आप गूगल पे लिखना पेंडिंग केसेस, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है, आपको वहाँ पे ऑफिशियल डेटा मिल जाएगा। हर मंथ वो लोग अपडेट करते हैं। ठीक है, और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, उससे पहले ज़रूर चेक करके जाना कि रिसेंटली क्या चल रहा है। सिमिलर वे में आपको ई कोर्ट्स की वेबसाइट है, ऑफिशियल डेटा आपको वहाँ से मिल जाएगा, इंडिया में टोटल कितने पेंडिंग केसेस हैं। ठीक है, तो 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हमारे यहाँ पर। ठीक है, अब इतने सारे केसेस हो जाने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि हम लोगों को ऑल्टरनेट वेज ढूंढने पड़ते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स बनाने पड़ते हैं, किस तरीके से हम इन केसेस को जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकें। तो ध्यान देना, सिविल केसेस के मैटर के अंदर, ठीक है, जनरली सिविल केसेस के मैटर के अंदर हम लोग ACA का यूज़ करते हैं, यानी कि आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट जो है 1996 का, इसके तहत हम लोग कुछ प्रोविजंस हैं इनको यूज़ कर लेते हैं। इससे हमारे जो केसेस जो हैं ये बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो 2018 का एक डेटा था कि उससे पहले 2-3 सालों में सिर्फ लोक अदालत ने 50 लाख के आसपास केसेस सॉल्व कर दिए थे उस टाइम के। अब ये चीज़ें केसेस इतने ज़्यादा बढ़ क्यों गए हमारे पास, इतने करोड़ों में, लाखों में, हज़ारों में केसेस। देखो LPG आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 1991 के बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे केसेस बढ़े। क्यों? देखो आप लोगों ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, आपकी इकोनॉमी जो अब सिर्फ लोकल लेवल तक नहीं रहेगी, वो ग्लोबलाइज हो चुकी है। तो ज़्यादा बिजनेस होगा, ठीक है, बिजनेस ज़्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट जो होगी वो बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो ट्रांजैक्शंस होंगी वो बढ़ेंगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन, जितना ज़्यादा बिजनेस, जितनी ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी, उतने ही ज़्यादा डिस्प्यूट्स होंगे, उतने ज़्यादा डिस्प्यूट्स होंगे मतलब उतने ज़्यादा केसेस हमारे सामने आएंगे। तो इन सब को, इतने बढ़ती हुई चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए कि इंटरनेशनली चीज़ें चलती रहती हैं, आप आर्बिट्रेशन का यूज़ करो। ठीक है, आर्बिट्रेशन, अब मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि आर्बिट्रेशन एक्ट के बारे में उसमें क्या क्या प्रोविजंस होते हैं। अब ADR के जो मैकेनिज्म्स हैं डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हैं। ठीक है, एडवर्सेरियल नहीं है, दैट इज़ वर्किंग टुगेदर कोऑपरेटिवली टू रीच द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। यानी कि कोर्ट में ना जाकर, आउटसाइड द कोर्ट आप कुछ ऐसा मैकेनिज्म बना लो कि आप लोग मिल के आपस में ही उसका सेटलमेंट कर लो। मैं डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर मिल के हो सकते हैं, कहाँ इन्फोर्स करना पड़ता है, कहाँ नहीं करना। ये बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल है, जो कोर्ट्स के ऊपर जो लिटिगेशन का जो बर्डन होता है उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, और अभी तक का बहुत ही अच्छा सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा है जो भी पार्टीज इन्वॉल्व रही हैंगी। ठीक है, प्लस में यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू एक्सपेंड द पाई टू क्रिएटिव कोलैबोरेटिव बार्गेनिंग एंड फुलफिल द इंटरेस्ट ड्राइविंग देयर डिमांड्स। ठीक है, वो सब छोड़ो, अभी हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। 2 मेजर जानने हैं, एक तो आर्बिट्रेशन और एक कंसिलिएशन। उसके अलावा हमारे पास मीडिएशन भी होता है और नेगोशिएशन भी होता है। आर्बिट्रेशन समझो पहले, फिर हम सेकंड मेडिएशन समझेंगे, थर्ड में हम लोग कंसिलिएशन को समझेंगे। ठीक है, आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि जब भी 2 पार्टीज़ होती हैं, मान लो A एक कंपनी है, B एक कंपनी है, इन लोगों को क्या होता है कि इनको कोई बिजनेस करना है आपस में, ये स्टार्टिंग में एक अग्रीमेंट करती हैं। ठीक है, अग्रीमेंट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लेती है कि अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा, हम लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम लोग आर्बिट्रेशन करेंगे। आर्बिट्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स, कोई एक इंसान होगा, कोई ह्यूमन बींग हो सकता है, या फिर किसी दूसरी कंपनी का कोई ऑनर हो सकता है, या फिर किसी हम सरकारी ऑफिशियल को भी उसके फ्री टाइम के लिए बोल देंगे, देख हमारा कभी डिस्प्यूट होगा तो हमारा एड्रेस कर देना। ये जो एक्स होगा, ये दोनों इसको म्यूचुअली ट्रस्ट करना करें, ये बात बहुत कंपलसरी है। ऐसा तो नहीं कि भाई A बोलेगा भाई मैं एक्स को अपॉइंट कर रहा हूँ, लेकिन B बोलेगा नहीं मुझे एक्स से दिक्कत है। तो दोनों मिलकर एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि हमारे डिस्प्यूट के रिगार्डिंग हम लोग एक्स से डील करेंगे। कल को कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो एक्स को बुलाया जाता है, कहीं भी बुला सकते हो, कोई ऑफिशियल चीज़ें नहीं हो रही, प्रोसेस बहुत ही इनफॉर्मल होता है। ठीक है, आप ट्रिप पे जा रहे हो तो आप इस इंसान के साथ बैठ के डिस्कशन कर सकते हो, आप खाना खा रहे हो तो कर सकते हो, मूवी देख रहे हो तो कर सकते हो। कोर्ट की प्रॉपरली आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये इंसान कोई भी हो सकता है, या आपका दोस्त हो सकता है, या आपका कोई सड़क पे जाने वाला जानकार होना चाहिए। कंडीशन ये है कि दोनों को इस पर म्यूचुअली ट्रस्ट होना चाहिए। B को भी लगता हो कि हाँ भाई एक्स जो डिसीजन लेगा वो सही होगा, A को भी सेम चीज़ लगनी चाहिए। ठीक है, अब एक्स जो भी डिसीजन कर देता है, इनको फाइनल देता है, ये आर्बिटर का जो डिसीजन होता है ना, ये फाइनल होता है। ठीक है, इसके बाद आप अपील नहीं कर सकते। कुछ केसेस होते हैं, कुछ बहुत ही टिपिकल केसेस होते हैं जहाँ पर आप आर्बिट्रेशन के बाद भी कोर्ट वगैरह को अप्रोच कर सकते हो, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, हर एक चीज़ में होते होंगे। ये होता है आर्बिट्रेशन, यानी कि एक्स ने जो फाइनल जो डिसीजन ले लिया वो एनफोर्स करेगा। ठीक है, जो भी अवार्ड दिया, अवार्ड का मतलब फैसला होता है, कोर्ट के अंदर लैंग्वेज होती है ना अवार्ड देने की, उसका मतलब होता है फैसला ले लेना। ठीक है, अब एक्स ने जो बोल दिया वो एनफोर्स करेगा कि दोनों को ये बात माननी पड़ेगी। फिर हम चलते हैं मीडिएशन के ऊपर। मीडिएशन के केस में क्या होता है, एक पार्टी A है, एक पार्टी B है,
दोनों मान लो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट इनको पहले बोलेगा कि देखो भाई आपका मामला जो ऐसा है, जैसे अयोध्या के केस में भी हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक मीडिएटर ले आओ, ठीक है। आप किसी को भी, फिर सुप्रीम कोर्ट खुद अपॉइंट करके देता है मीडिएशन के केस में, जन कोर्ट देता है कि भाई मैं मीडिएशन कर देता हूँ, आप इस इंसान के साथ बैठो, सलाह सहमति करो, ठीक है, और अपना मुद्दा जो है उसको सॉल्यूशन पर हम डिसीजन फाइनल कोर्ट लेगा, लेकिन आप थोड़ी सी सलाह सहमति कर लो, आपस में डिस्कशन कर लो कि भाई क्या आप मुद्दे को अंत में कैसे पहुंचाना चाहते हो। अब जो मीडिएशन का प्रोसेस होता है ना, ये सिर्फ सेटल करता है, ये डिसीजन नहीं लेता, ना ही ये एनफोर्स कर सकता है। अनलाइक आर्बिट्रेशन जो डिसीजन भी लेता है फिर उसको एनफोर्स भी करवाता है। मीडिएशन के केस में ऐसा नहीं होगा, मीडिएशन उनको मदद करेगा, उनके साथ बैठ के बातचीत करेगा। अयोध्या केस में ऐसे ही हुआ था ना, एक 3 लोगों का मीडिएशन सेल बनाया गया था, जिसमें जो आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर हैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, उनको उस मीडिएशन में ऐड किया गया था, प्लस में 2 लोग और थे। तो उनका ये था कि आप दोनों पार्टी से बैठ के बात करो, ठीक है, इनके मुद्दे को समझने की कोशिश करो, आप इनको समझाओ, फाइनल डिसीजन फिर हम लेंगे। तो मीडिएशन के बाद इनको लगता है कि यार नहीं मीडिएशन काम नहीं कर रहा, तो ये लोग बोलते हैं चलो कोर्ट में दोबारा चलते हैं। मीडिएशन का सक्सेसफुल होना अनसक्सेसफुल होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीडिएशन एक सपोर्ट मिल जाता है, कोर्ट का थोड़ा सा प्रेशर कम, कोर्ट का थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता है, इन लोगों को लग जाता है कि हाँ ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए मीडिएशन को बीच में रखा जाता है। मीडिएशन के बारे में अच्छी बात ये होती है कि पूरे के पूरे कोर्ट प्रोसेस के अंदर इसको किसी भी स्टेज पर यूज़ किया जा सकता है, यानी कि आपकी फाइनल डे की जो हियरिंग होगी उससे पहले भी आपको कोर्ट बोल सकता है कि नहीं आप मीडिएशन यूज़ कर लो, और इवन स्टार्टिंग बिगनिंग के अंदर भी मीडिएशन को बहुत प्रमोट करते हैं हमारे कोर्ट्स वगैरह, ताकि उनका जो बर्डन है लिटिगेशन का वो रिड्यूस हो जाए। ध्यान देना, मीडिएशन में एनफोर्स नहीं कर सकते। फिर हम आते हैं कंसीलिएशन के ऊपर, ठीक है। आर्बिट्रेशन बाइंडिंग हो गया, मीडिएशन नॉन बाइंडिंग हो गया। कंसीलिएशन में क्या होता है, एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, ठीक है। अब इनको कंसीलिएशन करना होगा, तो यहाँ पर जो आर्बिट्रर होगा ना, यहाँ पर जो कंसीलिएशन हो रहा होगा, ये इंसान मीडिएशन की तरह सेटल करेगा मुद्दा, लेकिन यहाँ पर डिसीजन भी ले लेगा। थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करना, आर्बिट्रेशन में सेटल भी किया, डिसीजन भी लिया और एनफोर्स भी कर दिया, तीनों चीज़ कर दी। मीडिएशन में सिर्फ सेटल किया, ना डिसीजन लिया लेकिन एनफोर्स भी नहीं किया। कंसीलिएशन के अंदर क्या करेगा, डिसीजन ले लेगा, ठीक है, सेटल कर देगा, डिसीजन ले लेगा, लेकिन एनफोर्स नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बीच में पड़ता है आर्बिट्रेशन के और मीडिएशन के बीच में। कंसीलिएशन जनरली हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के ऊपर लेके ज़्यादा जाते हैं, उसी तरीके से हमारे पास आ जाता है। अब यही काफ़ी है समझने के लिए, 3 चीज़ें आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। जो क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे वो था कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होते हैं। अब यही चीज़ वही है, इसको ऑनलाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी वो कोरोना वायरस का लॉकडाउन था, उसको ऑनलाइन कर दिया गया। वो एक्चुअल में तो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म ही है। एक्ट 1996 का याद रखना अपना, ठीक है, जो कि आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट है हमारा।